जय हिंद, वंदे मातरम। सन 1960 के दशक के आखिर में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पीएचडी छात्र मार्क ग्रेलोवेटर ने इसी सवाल का जवाब खोजने के मकसद से 282 पुरुषों का अध्ययन किया और देखा कि उन्होंने अपनी मौजूदा नौकरी कैसे हासिल की। मार्क ने पता लगाया कि इन पुरुषों को ये कैसे पता चला कि उनकी कंपनी को नए कर्मचारियों की ज़रूरत है। उसने ये भी पता लगाया कि इन पुरुषों ने अपनी सिफारिश कराने के लिए किसे फ़ोन किया, वे चयन प्रक्रिया में इंटरव्यू तक कैसे पहुंचे और सबसे महत्वपूर्ण, इन सब चीजों में उनकी मदद किसने की। जैसी कि उम्मीद थी, मार्क को पता चला कि जब इन पुरुषों ने किसी अनजान व्यक्ति की मदद लेने की कोशिश की तो उन्हें खारिज कर दिया गया, पर जब उन्होंने अपने दोस्तों से संपर्क किया तो उन्हें मदद जरूर मिली। हालांकि आश्चर्य की बात तो यह थी कि जॉब ढूंढने वालों को उन लोगों से कितनी बार मदद मिल रही थी जिनसे उनका सिर्फ सामान्य सा परिचय था, जैसे दोस्तों के साथ वगैरह। ये ऐसे लोग थे जो ना तो पूरी तरह अजनबी थे और ना ही करीबी दोस्त थे। ग्रेनोवेटर इस तरह के रिश्तों को वीक रिलेशन कहते हैं, क्योंकि ये ऐसे लोगों के बीच के रिलेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनके परिचित समान लोग हैं, जो एक ही सामाजिक ताने बाने का हिस्सा है, पर सीधे तौर पर एक दूसरे से करीबी दोस्त के रूप में जुड़े हुए नहीं है। ग्रेनोवेटर ने पाया कि असल में जॉब हासिल करने के मामले में वीक रिलेशन करीबी दोस्तों से ज़्यादा काम आते हैं, क्योंकि ये वीक रिलेशन उन लोगों के सामाजिक ताने-बाने में हमारी पहुँच बना देते हैं जो हमारे काम के तो हैं, पर हमसे परिचित नहीं है। ग्रेनोवेटर ने जिन लोगों का अध्ययन किया, उनमें से कइयों को नई जॉब के बारे में उन्हीं लोगों से पता चला जिनसे उनके वीक रिलेशन थे, ना कि करीबी दोस्त से। ये बात समझ में भी आती है क्योंकि हम अपने करीबी दोस्तों से तो नियमित रूप से बातचीत करते हैं या फिर उनके साथ ही काम करते हैं या वैसी चीज़ें पढ़ते हैं। जब तक उन्हें किसी नए मौके के बारे में पता लगता है, तब तक हमें भी उसका पता लग चुका होता है। जबकि दूसरी ओर जिन लोगों से हमारे वीक रिलेशन होते हैं, उनसे हम 2-4 महीने में एक आध बार ही मिलते हैं। इन लोगों से हमें ऐसी जॉब्स के मौकों के बारे में भी पता चलता है, जिनके बारे में हमें किसी और से कुछ पता नहीं चलने वाला। जब समाजशास्त्रियों ने ये जांच की कि कोई मत या राय किसी एक समुदाय से दूसरे समुदाय में कैसे फैलता है, गपशप अफवाह बनकर कैसे फैलती है और राजनीतिक आंदोलन कैसे शुरू होते हैं, तो उन्हें हर मामले में एक समान पैटर्न नजर आया। ऐसे लोग जिनसे हमारे वीक रिलेशन होते हैं, वे भले ही हमारे करीबी जानकारों और दोस्तों से ज़्यादा प्रभावशाली ना हो, पर उनके बराबर प्रभावशाली ज़रूर होते हैं। जैसा कि ग्रेनोवेटर लिखते हैं, जिनके बहुत कम लोगों से वीक रिलेशन होते हैं, उन्हें दूर-दराज के सामाजिक ताने-बाने की जानकारी आसानी से नहीं मिल पाती और वे अपने करीबी दोस्तों से मिलने वाली सीमित जानकारियों और मतों में ही अटके रहते हैं। नई जानकारी से वंचित रहने पर न सिर्फ वे नए विचारों और फैशन से वंचित रह जाएंगे, बल्कि श्रम बाजार में उनकी स्थिति भी वीक हो सकती है, क्योंकि वहाँ किसी की प्रगति आमतौर पर इस पर निर्भर होती है कि उसे सही समय पर नई जॉब का मौका मिले। इसके अलावा ऐसे लोगों को किसी भी तरह के राजनीतिक आंदोलन में एकीकृत करना मुश्किल हो सकता है, जबकि संभव है कि किसी समूह के लोगों को आसानी से भर्ती किया जा सके। बस समस्या ये है कि वीक रिलेशन के बिना समूह से आगे किसी भी चीज का प्रसार नहीं हो पाता और बाकी आबादी उससे पूरी तरह बेखबर ही रहती है। वीक रिलेशन की पावर ये समझाने में मददगार है कि कुछ दोस्तों के एक समूह द्वारा शुरू किया गया एक छोटा सा आंदोलन एक बड़े सामाजिक आंदोलन में कैसे बदल जाता है। हजारों अलग-अलग लोगों को एक ही उद्देश्य पूरा करने के लिए मनाना बहुत मुश्किल होता है, खासकर तब जब इसमें हिस्सा लेने पर असली कठिनाइयों का सामना करना हो, जैसे बस के बजाय पैदल चलकर काम पर जाना या जेल जाना या रोज सुबह कॉफी पीना बंद कर देना क्योंकि कॉफी बेचने वाली कंपनी ऑर्गेनिक खेती का समर्थन नहीं करती वगैरह। ज्यादातर लोग ऐसे किसी आंदोलन का समर्थन करने की अपीलों को महत्व नहीं देते, जिसमें उन्हें बस की सवारी या कॉफी का सेवन बंद करना पड़े। वे तभी ऐसा करते हैं जब इस मामले में उनके किसी करीबी दोस्त का अपमान हुआ हो या फिर वे जेल गया हो। इसलिए किसी भी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कार्यकर्ता एक विशिष्ट तरीके पर निर्भर रहते हैं। भले ही लोग उस आंदोलन में हिस्सा लेना ना चाहते हो, ये लोगों को मनाने का एक तरीका है जो पिछले कई सौ सालों से कारगर साबित हो रहा है। ये कुछ और नहीं बल्कि अपने समुदाय या अपने पड़ोसियों के प्रति अपने फर्ज को पूरा करने की व्यवस्था है। दूसरे शब्दों में आप इसे सामाजिक प्रेशर भी कह सकते हैं। सामाजिक प्रेशर और किसी समूह की अपेक्षाओं के अनुरूप काम करने के लिए उत्साहित करने वाली
सामाजिक हैबिट्स को परिभाषित करना मुश्किल है क्योंकि हर व्यक्ति इनकी अभिव्यक्ति अलग-अलग ढंग से करता है। इन सामाजिक हैबिट्स का कोई सुसंगत पैटर्न नहीं होता क्योंकि आखिरकार हर किसी को एक ही दिशा में आगे ले जाने में दर्जनों व्यक्तिगत हैबिट्स का हाथ होता है। हालांकि अपने सामाजिक समूह के लोगों द्वारा जाने जाने वाले इस प्रेशर की हैबिट में कुछ समान होता है। ये हैबिट वीक रिलेशन के जरिए फैलती है और लोगों की सामुदायिक फीलिंग के कारण महत्वपूर्ण बन जाती है। अगर आप अपने पड़ोस या समुदाय की सामाजिक जिम्मेदारियों को अनदेखा करेंगे, अगर आप अपने समुदाय की अपेक्षाओं पर ध्यान नहीं देंगे, तो समाज में आपकी छवि बिगड़ेगी। इस तरह आप उन तमाम सामाजिक लाभों से वंचित हो सकते हैं, जो किसी सामुदायिक केंद्र, छात्र संघ का या फिर किसी चर्च का मेंबर बनने पर मिलते हैं। दूसरे शब्दों में, अगर कोई जॉब ढूंढने में मदद की उम्मीद से आपको फ़ोन करता है और आप उसकी मदद नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि वे अपने साथ टेनिस खेलने वाले दोस्त को शिकायत लिहाजे में आपके बारे में बताए। फिर संभव है कि वे टेनिस वाला दोस्त किसी ऐसे समूह के लोगों को इस बारे में बता दे जिन्हें आप अपने संभावित कस्टमर के तौर पर देख रहे थे। इसके बाद हो सकता है कि वे संभावित कस्टमर आपका फ़ोन ना उठाएँ, क्योंकि उन्हें लगा हो कि क्योंकि आपने जॉब ढूँढने में उस व्यक्ति की मदद नहीं की, इसलिए आपके अंदर टीम भावना नहीं है। खेल के मैदान में तो ये प्रेशर खतरनाक बन जाता है। यंग जीवन में सारे काम इसी तरह होते हैं और सारे समुदाय इसी तरह स्वव्यवस्थित हो जाते हैं। सामाजिक समूहों का ये प्रेशर अपने आप में किसी आंदोलन को चलाने के लिए काफ़ी नहीं है। पर जब दोस्ती के स्ट्रॉन्ग रिलेशन और आपसी प्रेशर के वीक रिलेशन आपस में जुड़ जाते हैं, तो इससे एक अविश्वसनीय गति पैदा होती है। तभी कोई व्यापक सामाजिक परिवर्तन शुरू हो सकता है। वीक रिलेशन और स्ट्रॉन्ग रिलेशन का कॉम्बिनेशन कैसे किसी आंदोलन को प्रेरित करता है, ये समझने के लिए आपको रोजा पार्क्स के गिरफ्तार होने के 9 साल बाद हुई एक घटना पर गौर करना होगा, जब सैकड़ों यंगस्टर ने बड़ा खतरा मोल लेते हुए खुद को नागरिक अधिकारों की लड़ाई में झोंक दिया था। सन 1964 में पूरे देश के स्टूडेंट ने मिसिसिपी समर प्रोजेक्ट के लिए फॉर्म दिया। इनमें से अधिकतर हार्वर्ड, येल और अन्य उत्तरी यूनिवर्सिटीज के गोरे स्टूडेंट थे। ये दक्षिण में काले वोटरों का रजिस्ट्रेशन करने का 10 सप्ताह लंबा प्रोग्राम था। इस प्रोजेक्ट को फ्रीडम समर के नाम से जाने जाने लगा और इसमें शामिल होने के लिए फॉर्म देने वाले अधिकतर स्टूडेंट जानते थे कि ये उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसके शुरू होने से पहले कई महीनों तक अखबार और पत्रिकाएं हिंसा की आकांक्षा जताने वाले लेखों से भरी पड़ी थी। दुर्भाग्य से ये आकांक्षा सही साबित हुई और इस कार्यक्रम के शुरू होने के एक सप्ताह बाद ही मिसिसिपी के लॉन्गडेल में श्वेत विजिलेंटे यानी अनधिकृत निगरानी समूह के सदस्यों ने 3 स्वयंसेवक स्टूडेंट की हत्या कर दी। इसी डर से फॉर्म देने के बाद भी कई स्टूडेंट ने मिसिसिपी समर प्रोजेक्ट में हिस्सा नहीं लिया था। फ्रीडम समर के लिए 1000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट के फॉर्म एक्सेप्ट किए गए थे, पर जब जून के महीने में दक्षिण की ओर जाने की बात आई, तो पता चला कि करीब 300 से ज़्यादा स्टूडेंट ने वहां जाने के बजाय अपने घर पर ही रहना उचित समझा। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना के समाजशास्त्री डग मैग एडम्स को सन 1980 में ये पता लगाने का विचार आया कि क्यों कुछ स्टूडेंट ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जबकि बाकी ने इससे दूर रहना ही उचित समझा। उन्होंने इसकी शुरुआत की 720 आवेदकों के आवेदन लेटर पढ़कर जो सालों पहले जमा किए गए थे। हर आवेदन पत्र 5 पेज का था। इसमें आवेदकों से उनकी पृष्ठभूमि के बारे में पूछे जाने के साथ-साथ ये भी पूछा गया कि वे मिसिसिपी क्यों जाना चाहते हैं और वोटरों के रजिस्ट्रेशन का उनका क्या अनुभव है। उन्हें ऐसे लोगों की सूची देने को भी कहा गया जिनसे उनके गिरफ्तार होने की स्थिति में कॉन्टैक्ट किया जा सके। इनमें निबंध, संदर्भ और कुछ के इंटरव्यू भी थे। इन चीज़ों से स्पष्ट हुआ कि इस कार्यक्रम के लिए आवेदन देना कोई मजाक नहीं था। शुरुआती दौर में मैक एडम्स को लग रहा था कि जो स्टूडेंट मिसिसिपी गए थे, उनकी प्रेरणा वहां ना जाने वाले स्टूडेंट से अलग रही होगी। अपनी इस धारणा को परखने के लिए उन्होंने आवेदकों को 2 ग्रुप में बांट दिया। पहले ग्रुप में उन स्टूडेंट के आवेदनों को रखा गया जिनका कहना था कि वे अपने फायदे की उम्मीद से प्रेरित होकर वहां जा रहे हैं, जैसे खुद को परखने का मौका या साउथ जीवनशैली को समझने का मौका एक्सेट्रा। दूसरे ग्रुप में उन स्टूडेंट के आवेदनों को रखा गया जो दूसरों के लिए कुछ करने के विचार से प्रेरित थे, जैसे काले लोगों की हालातों को सुधारना और संपूर्ण लोकतंत्र हासिल करने में योगदान देना, या सामाजिक बदलाव के वाहक के रूप में अहिंसा की पावर का प्रदर्शन करना एक्सेट्रा। मैक एडम्स की परिकल्पना के अनुसार फ्रीडम समर के खतरों का अंदेशा होने के बाद उन्हीं स्टूडेंट ने वहां जाने से इनकार किया होगा जो आत्मकेंद्रित थे, जबकि वहां जाने वाले स्टूडेंट संभवतः वह रहे होंगे जो दूसरों के लिए कुछ करने के विचार से प्रेरित थे।
पर मैक एडम्स की ये परिकल्पना गलत थी। मैक एडम्स लिखते हैं, डेटा के अनुसार स्वार्थी स्टूडेंट और निस्वार्थ स्टूडेंट बराबर संख्या में साउथ की ओर गए थे। कार्यक्रम के स्टूडेंट भले ही अलग-अलग कारणों से प्रेरित रहे हों, पर इससे कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले और घर पर रुकने का फैसला लेने वाले स्टूडेंट के बीच कोई विशेष फ़र्क सामने नहीं आया। इसके बाद मैक एडम्स ने आवेदकों को मिले इस अवसर के कीमत की तुलना की। हो सकता है जिन स्टूडेंट ने घर पर रुकने का फैसला लिया, उनके पति या गर्लफ्रेंड ने उन्हें मिसिसिपी जाने से रोका हो। यह भी हो सकता है कि उनमें से कईयों को उसी समय जॉब मिल गई हो और वे 2 महीने तक मिसिसिपी में बिना सैलरी के लिए कार्य करना ना चाहते हो। मैक एडम्स का यह अनुमान भी गलत था। मैक एडम्स का निष्कर्ष था, शादीशुदा होने या एक पूर्णकालीन जॉब होने से आवेदकों की साउथ जाने की संभावनाएं घटने के बजाय बढ़ी थी। अब उनके पास इससे जुड़ी बस एक ही परिकल्पना बची थी। हर आवेदक से उन स्टूडेंट और राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन की सूची मांगी गई थी जिनके वे सदस्य थे। साथ ही कम से कम ऐसे 10 लोगों के नाम भी मांगे गए थे जिन्हें वे इस कार्यक्रम के दौरान अपनी सारी एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन देना चाहते थे। मैक एडम्स ने ये सभी सूचियाँ ली और उनका इस्तेमाल करके उन्होंने हर स्टूडेंट के सामाजिक समूह का एक चार्ट बनाया। क्लबों में स्टूडेंट की सदस्यता की तुलना करके मैक एडम्स ये निर्धारित करने में कामयाब रहे कि किस आवेदक के मित्रों ने भी फ्रीडम समर के लिए आवेदन दिया है। अब उनके पास इस बात का जवाब था कि क्यों कुछ स्टूडेंट मिसिसिपी गए और कुछ ने घर पर रुकना ही उचित समझा। स्टूडेंट के इन निर्णयों का कारण था उनकी सामाजिक हैबिट्स, और अगर स्पष्ट ढंग से कहे तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके मजबूत सामाजिक रिलेशन और वीक रिलेशन दोनों एक साथ एक्टिव थे। जिन स्टूडेंट ने फ्रीडम समर में हिस्सा लिया था, वे उस किस्म के समुदायों में से थे जहां उनके करीबी लोग और थोड़ी बहुत जान पहचान वाले लोग दोनों ही उनसे उम्मीद कर रहे थे कि वे फ्रीडम समर में जाएंगी। जबकि जिन स्टूडेंट ने घर पर रुकने का फैसला लिया, वे अलग किस्म के समुदायों का हिस्सा थे, जहाँ उन पर ना तो मिसिसिपी जाने का सामाजिक प्रेशर और ना ही उनकी सामाजिक हैबिट्स उन्हें वहाँ जाने के लिए विवश कर रही थी। इमेजिन करें आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए आवेदन दिया था। मैक एडम्स ने मुझसे कहा, जिस दिन आपने फ्रीडम समर के लिए आवेदन भरा उसी दिन आपके साथ आपके 5 दोस्तों ने भी यही आवेदन भरा और आप सब बहुत प्रेरित महसूस कर रहे थे। अब इस बात को 6 महीने बीत चुके हैं और मिसिसिपी जाने का दिन आने ही वाला है। हर अखबार और पत्रिका में मिसिसिपी में हिंसा होने की आकांक्षा जताई जा रही है। आप अपने माता-पिता को फ़ोन करते हैं, वे आपसे स्पष्ट कहते हैं कि कहीं मत जाओ, घर पर रुको। इस कंडीशन में आपका अपने फैसले को लेकर दुविधा में आना स्वाभाविक है। फिर एक दिन जब आप अपने परिसर में घूम रहे होते हैं, तो आपको अपने चर्च के समूह के कुछ लोग नज़र आते हैं। वे आपसे पूछते हैं, हम मिसिसिपी जाने के लिए गाड़ी का इंतज़ाम कर रहे हैं। तुम्हें लेने के लिए गाड़ी कितने बजे भेजें? ये लोग आपके करीबी दोस्त नहीं है, पर आप उनसे क्लब की मीटिंग में और हॉस्टल में अक्सर मिलते रहते हैं। वे आपके सामाजिक समुदाय के महत्वपूर्ण लोग हैं। वे सब जानते हैं कि फ्रीडम समर के लिए आपका आवेदन एक्सेप्ट हो गया है। उन्हें यह भी मालूम है कि आपने कहा था कि आप वहाँ जाना चाहते हैं। इसलिए अब अगर आपने वहाँ जाने के बजाय घर में रुकने का फैसला लिया, तो निश्चित ही समाज में आपकी छवि को नुकसान पहुँचेगा। भले ही आप अपने फैसले को लेकर अब भी दुविधा में हो, पर आपको इसके परिणाम ज़रूर भुगतने पड़ेंगे। आप उन लोगों का सम्मान खो देंगे जिनके मत को आप महत्व देते हैं। जब मैकएडम्स ने आवेदकों को धार्मिक झुकाव के साथ देखा, तो स्पष्ट हुआ कि जिन स्टूडेंट ने आवेदन देने के पीछे अपनी प्रेरणा के रूप में जरूरतमंदों की मदद करना एक सच्चे ईसाई का धर्म है जैसे वाक्यों का हवाला दिया था, उनके बीच मैकएडम्स को मिश्रित भागीदारी नजर आई। मैकएडम्स ने पाया कि जिन स्टूडेंट ने अपने धार्मिक झुकाव का उल्लेख करते हुए ये बताया कि वे किस धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, वे सब मिसिसिपी जरूर गए थे। जैसे ही उनके समुदाय को ये पता चला कि फ्रीडम समर के लिए उनका आवेदन एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो उनके लिए मिसिसिपी न जाना इम्पॉसिबल हो गया। अब जरा उन आवेदकों के सामाजिक समूह पर गौर करें, जिनका आवेदन एक्सेप्ट तो हुआ, पर उन्होंने मिसिसिपी जाने के बजाय घर पर रुकना ही बेहतर समझा। वे भी कैंपस के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे, वे भी क्लबों के मेंबर थे और उन्हें भी इन समुदायों में अपनी छवि की चिंता थी। पर वे जिन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे, जैसे अखबार, छात्र सरकार, अकादमिक समूह और बिरादरी, उनकी अपेक्षाएं बिल्कुल अलग थी। फ्रीडम समर प्रोग्राम से नाम वापस लेने के बावजूद इन समुदायों में सदस्यों को अपनी छवि बिगड़ने का खतरा ना के बराबर था। जब स्टूडेंट को ये पता चला कि उन्हें मिसिसिपी में गिरफ्तार या इससे भी बुरा और कुछ हो सकता है, तो उनमें अधिकतर लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर दुविधा में पड़ गए। हालांकि इन स्टूडेंट में से कुछ ऐसे समुदायों से जुड़े थे जहाँ सामाजिक प्रेशर था और दोस्तों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना
सामाजिक हैबिट्स में से एक था। इसलिए इस कार्यक्रम में शामिल होना उनकी मजबूरी थी। इसलिए अपनी दुविधा के बावजूद उन्होंने मिसिसिपी जाने का बस टिकट खरीद लिया, जबकि अन्य स्टूडेंट ऐसे समुदायों से जुड़े थे, जहाँ सामाजिक हैबिट्स को अलग नज़रिए से देखा जाता था। इसलिए उन्होंने मिसिसिपी जाने के बजाय घर पर रुकने का फैसला लिया। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्हें नागरिक अधिकारों की कोई चिंता नहीं थी। जिस दिन ईडी निक्सन ने रोजा पार्क्स को जमानत पर रिहा कराया, उसी दिन उन्होंने डेक्स्टर एवेन्यू चर्च के नए मंत्री मार्टिन लूथर किंग जूनियर को फोन किया। उस समय सुबह के करीब 5 बजे होंगे, पर जैसे ही किंग ने फोन उठाया, निक्सन ने ना तो उन्हें हेलो बोला और ना ही ये पूछा कि इतनी सुबह फोन की घंटी बजने से कहीं उनकी 2 सप्ताह की बच्ची की नींद तो नहीं टूट गई। उन्होंने तो बस सीधे पार्क्स को जेल भेजे जाने, अदालत में उसका केस लड़ने और सोमवार को सिटी बसों के बहिष्कार के बारे में बताना शुरू कर दिया। उस समय किंग मात्र 26 ईयर के थे। उन्हें मॉन्टगोमेरी में आए सिर्फ 1 साल हुआ था और वे अब भी ये समझने में लगे हुए थे कि समुदाय में उनकी भूमिका क्या है। निक्सन मार्टिन लूथर किंग से उनके समर्थन के साथ-साथ उस रात बहिष्कार के बारे में होने वाली मीटिंग के लिए उनका चर्च इस्तेमाल करने की अनुमति भी मांग रहे थे। किंग इस मामले में शामिल होने से बच रहे थे। उन्होंने निक्सन से कहा, निक्सन मेरे भाई, मुझे इस बारे में विचार करने के लिए थोड़ा समय दो और फिर मुझे फ़ोन करो। पर निक्सन यहीं नहीं रुके। उन्होंने किंग के सबसे करीबी मित्रों में से एक से कॉन्टैक्ट किया, जो किंग के स्ट्रॉन्ग रिलेशन में से एक था। इस मित्र का नाम राल्फ डी एबरनेथी था। निक्सन ने राल्फ से विनती की कि वे किंग को बहिष्कार का समर्थन करने के लिए मनाएं। इसके कुछ ही घंटों बाद निक्सन ने किंग को फिर से फ़ोन किया। इस बार किंग ने कहा, मैं समर्थन करने को राजी हूँ। मुझे खुशी है कि तुमने सही फैसला किया किंग, निक्सन ने कहा, क्योंकि मैंने तुम्हारे हाँ कहने से पहले ही 18 लोगों को फ़ोन करके आज रात मीटिंग के लिए तुम्हारे चर्च में आने को कह दिया है। अगर तुम राजी नहीं होते तो मीटिंग में हम सबको अच्छा नहीं लगता। जल्द ही किंग को उस ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष बना दिया गया, जो इस बहिष्कार का समन्वय कर रहा था। पार्क्स की गिरफ्तारी के 3 दिन बाद रविवार को शहर के काले मंत्रियों ने किंग और नए ऑर्गेनाइजेशन के अन्य सदस्यों से बातचीत करने के बाद अपने समूह को बताया कि शहर का हर अश्वेत चर्च इस एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन के लिए तैयार हो गया है। संदेश स्पष्ट था, अब किसी भी पार्षद के लिए इस विरोध प्रदर्शन से खुद को दूर रखना शर्मनाक होता। उसी दिन शहर के अखबार एडवर्टाइजर में एक लेख प्रकाशित हुआ, जिसमें मोंटगोमेरी के निग्रो लोगों की एक गुप्त मीटिंग का जिक्र था, जिसमें सोमवार को शहर की बसों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है। अखबार के रिपोर्टरों को एक गोरी महिला से इस बारे में एक पर्चा मिला था, जो उस गोरी महिला ने अपने घर में काम करने वाली नौकरानियों से हासिल किया था। लेख में बताया गया था कि शहर के अश्वेत इलाके इन पर्चों की हजारों कॉपियों से भरे पड़े हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि बहिष्कार में हर काला नागरिक हिस्सा लेगा। जिस समय ये लेख लिखा जा रहा था, तब तक पाक्स के दोस्तों, मंत्रियों और बहिष्कार करने वाले ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने सार्वजनिक रूप से तय किया था कि वे इस विरोध में हिस्सा लेंगे। पर जैसे ही शहर के काले लोगों ने अखबार पढ़ा, गोरे पाठकों की तरह ही उन्हें भी यही लगा कि हर कोई इस बहिष्कार का समर्थन कर रहा है। न्यूज़पेपर पढ़ने वाले बहुत से लोग रोजा पार्क्स को निजी तौर पर जानते थे और उनसे दोस्ती होने के कारण वे खुद भी शहर की बसों का बहिष्कार करने को तैयार थे। अन्य लोग जो पार्क्स को नहीं जानते थे, वे महसूस कर सकते थे कि उनका समुदाय पार्क्स से जुड़े इस नए काम में हिस्सा ले रहा है। वे जानते हैं कि अगर वे सोमवार को बस की सवारी करते हुए देखे गए, तो ये ठीक नहीं लगेगा। चर्च में दिए गए एक पर्चे में लिखा था, अगर आप जॉब करते हैं या कोई व्यवसाय करते हैं, तो ऑफिस जाने के लिए बस में बैठने के बजाय टैक्सी लें या किसी फ्रेंड के साथ उसकी गाड़ी में चले जाएं या फिर पैदल जाएं। इसके बाद सुनने में आया कि बहिष्कार आयोजित करने वाले प्रमुख लोगों ने शहर के सभी काले टैक्सी ड्राइवरों को इस बात के लिए मना लिया है या उन पर प्रेशर डालकर उन्हें राजी कर लिया है कि वे सोमवार को बसों के बहिष्कार के दिन काले पैसेंजर से किराए के तौर पर मात्र 10-10 सेंट ही लें, जो बसों के किराए के बराबर है। इस तरह समुदाय के वीक रिलेशन हर किसी को एक साथ लेकर आ रहे थे। ये ऐसा मौका था, अगर आप इस बहिष्कार का समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है आप इसका विरोध कर रहे हैं, यानी तटस्थ रहना संभव नहीं था। बहिष्कार के दिन सोमवार को मार्टिन लूथर किंग जूनियर पौ फटने से पहले ही जाग गए। उन्होंने कॉफी पी और उनकी पत्नी कोरेटा सामने की खिड़की पर बैठकर पहली बस के गुजरने का इंतजार करने लगी। जैसे ही उन्हें साउथ जैक्सन लाइन से आ रही बस की हेडलाइट्स नजर आई, वे चिल्ला पड़ी। आमतौर पर ये बस उन पैसेंजर से भरी रहती थी जो लोगों के घरों में नौकरानी का काम करती थी, पर आज बस एकदम खाली थी। इसके बाद वहां से गुजरी दूसरी बस में भी कोई पैसेंजर नहीं था और तीसरी बस भी खाली ही थी। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।